बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ हुआ और अब जो कुछ होने वाला है, और फिर चीन ने क्या किया है उसका जिक्र करेंगे, और फिर इसके बाद आएंगे अमरीकी सदर के दौरे अरब मुल्कों के और जो उन पर डॉलर की बारिश हुई है उसका जिक्र करेंगे, और फिर अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती मुआहदा हो गया उस पर बात करेंगे। ये हैं आज के मौज़ूआत, और साथ में रूस और यूक्रेन का भी जिक्र होगा। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम नाज़रीन किराम, ये जो मौज़ूआत हैं वो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि हर एक मौजू पर अलग से जो पूरा टाइम है, हम जो भी 50 मिनट का या 52 मिनट का, उस पर अकेले ही बात कर ली जाए तो भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तफ़सीलात इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि नाज़रीन किराम को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वक्त में दें। देखिए, एक दो बात हम भी अर्ज़ करना चाहते हैं कि जो 22 अप्रैल का वाक़या हुआ पहलगाम में, उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं था। और हम देखिए, अगर आप वो एक स्टोरी आप सुन लें कि बेसिकली उसका एक जो रीज़न है वो ये था कि वहाँ के आरएसएस के गुंडों ने जज के वहाँ पर कुछ बड़ी गड़बड़ की थी, तो जज ने वहाँ पर उनको सज़ा दे दी थी। और उसके बाद में वो भी यहाँ पर तफरीह के लिए आए थे उनकी फैमिली के साथ। 2 घंटे पहले वो निकल गए, उनको इत्तला थी, क्योंकि उनके बाद में मेरे ख्याल में वो राह ने उसकी पोजीशन संभाल ली थी कि इस वाक़े को हम फिर इंटरनेशनल बनाएंगे और इसका नाम पाकिस्तान पर ठोक देंगे, तो इसका पाकिस्तान का नाम ठोक देंगे इसके अंदर। सो उन्होंने ऐसा किया। अब बताइए कि अगर कोई बात कहीं पहाड़ी पे भी चली जाए तो इनके पास सैटेलाइट मौजूद है, 129 सैटेलाइट हैं इनके पास, इतने अजायब, वो घना जंगल भी हो तो कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं। एक आदमी नहीं पकड़ा गया, किसी एक आदमी ने ये सवाल नहीं किया मोदी से कि भाई ये बताओ कि वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहाँ पर आप ये भी बताओ कि वहाँ जो कम से कम फासला जो था थाने का वो आधे घंटे का था, आपने कैसे 5 से 10 मिनट में एफआईआर बना ली। तो सब चीज़ जो है वो तैयार थी, एक किस्म का प्लॉट था जो कि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। उनका ये ख्याल था कि ये जो पाकिस्तान है ये बहुत ही छोटा सा मुल्क है, और अमूमी तौर पर वहाँ पर एक फ़िज़ा पैदा करती है, जैसे कि वो हिटलर ने की थी कि हम एक बड़ी अजीम कौम है, हमारी नस्ल बड़ी अजीम है, हमने बड़े बड़े, तो वो फ़िज़ा इंडिया में पैदा कर रखी है कि पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, जिस वक्त चाहे हम उसको हड़प कर लेंगे। और ये अच्छा मौका है जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनका ये ख्याल था कि जो गड़बड़ हो रही है, छोटी मोटी, जो हमारे लिए बहुत छोटी है, जो बलूचिस्तान में वाक़या हो रहे हैं, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में वो, और जो आपस में जो इमरान खान के हवाले से जो हो रही हैं, या जो पीटीआई के हवाले जो हो रही है, वो उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो गया है। एक तो ये बात सियासी तकसीम हमारी, उससे समझ रहे थे वो नहीं, सियासी तकसीम, मुल्क में इंतशार, फलाना ढिमका। उनको ये नहीं पता था कि ये तुम तो हमारा फ़ायदे में काम कर रहे हो। इमरान खान ने भी बयान दे दिया जेल से ही, भाई हम तो अपनी फ़ौज के साथ हैं, इस वक्त में कोई अलहदगी की बातें नहीं हो सकती। और ये जो बलोची थे ये भी दब गए, इन्होंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, मुल्क तो हमारा। तो अब बलोची हमारा सेक्रेटरी जो है बलोचन है जी, हमारी स्पोक्समैन बलोचन रही है जी, और बड़े बड़े ओहदों पर बलोच हमारे फ़ायदे हैं इस वक्त, जो कि वो बात। अब सवाल ये हुआ, दूसरा मसला ये आ गया कि पाकिस्तान ने एक तो की कॉन्फ्रेंस की, ये बताया इंडिया, अमेरिका को और दुनिया भर को ये बताया कि हमारे पास बेतहाशा मादनियात है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हमारे पास अब जो हमने कॉन्फ्रेंस कर ली, एक जो फ़ॉरेन हमारे जो पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं जी, उनकी कॉन्फ्रेंस कर ली, ओवरसीज़ की हुई है, ओवरसीज़ की जो कॉन्फ्रेंस की, उसमें पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं रही। जी, 2 वजूहतें कभी इसलिए नहीं रही कि अमेरिका अगर अनरिलायबल है तो लोग बाग पैसे अपने यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। ये वजह कि अब सबसे हाईएस्ट इस वक्त 4.5 सबसे ज़्यादा 4.1 बिलियन आया है और ज़्यादा आएगा। अब उन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया है कि 15% या 10% टैक्स लगा दिया है कि जो भी आप वापस भेजोगे उस पर इतना टैक्स देना पड़ेगा। वो अमरीकियों ने लगा दिया। तो अब मसला ये हो गया, तो उन्होंने कहा साहब ये इनको अगर ये लोग अगर पैरों पे खड़े हो गए तो हमारी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने इसको वो बिल्कुल एक समझा कि ये बच्चों को खेल है, जैसे इनके वहाँ पे होता है बॉलीवुड में होता है कि एक आदमी आता है और 100 आदमी मार के चला जाता है। जी, वही सीन यहाँ उसके होता नहीं है। अब मसला ये खड़ा हुआ कि पहला
अब 22 अप्रैल तक इसको पेलते रहे, लेकिन किसी ने भी इनकी हिमायत नहीं की। पहली दफ़ा ये हुआ इनका बयानिया इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं हुआ। जी। खुद अमेरिका ने नहीं किया। उसकी कई वजूहत हैं जिस पर अलग से बात हो सकती है, लेकिन हम करेंगे नहीं अभी इस वक्त। अब ये एक बात ये हो गई। उसमें जब पहला हमला इन्होंने हम पर किया 7 तारीख को, तो हम इनको देख रहे थे। जब राफेल 70 उड़े, 36 राफेल और बाकी जो दूसरे तैयार उड़े जी, तो हमारे उस वक्त 28 उड़े। पर हमने पहले 32 कहा था कि, लेकिन 28 उड़े। तो करीब और बाद में शामिल हुए, तो उसमें सब लगा ले ज़्यादा 110 फाइटों की डॉग फाइट हुई है। तो तारीख का हिस्सा है कि इतनी लंबी तवील और इतने तवील जंगी जहाज़ों का। और अजीब बात है, किसी भी एक जहाज़ ने दूसरे मुल्क के फ़ज़ाई हुदूद को खिलाफवर्जी नहीं की। मुझे पता था क्या होगा मेरा। राफेल की ये सलाहियत है कि वो 100 किलोमीटर या उससे आगे देख सकता है, और J-10C की भी ये सलाहियत है कि वो इतना ही देख सकता है, लेकिन वो प्लस देख सकता है। फिर हमारे पास जो एक ख़ास बात ये थी कि हमारे पास उसके जो आ गए थे PL-15, उसमें भी राडार लगा हुआ था। और हमने ये किया कि राडार हमारे बंद कर दिए, तो वो अंधे हो गए कि पाकिस्तान के जहाज़ कहाँ चले गए। फिर वो जब जिस वक्त आप फायर करते हैं मिसाइल को, तो उसका राडार ऑन हो जाता है और अपने निशाने पर लगता है। और वो ज़्यादा 300 किलोमीटर बैठे हुए थे, 200 पे बैठे थे, तो वो उनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि ये क्या चीज़ हमारी तरफ आ रही है। राडार पे कुछ चीज़ आती नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ भला। उस वक्त हिट कर दिया उन्होंने, 3 को गिरा दिया। एक बठिंडा में गिरा है, फिर एक ये तो यहाँ पे हो गया भावलपुर वाले, एक जो भावलपुर में मारा वो आपने तो। और भी ये भी क्या तरकीब की इन्होंने, पे लोड जो है डालने दिया इनको पूरा जी, इनको मौका दिया कि पे लोड डालें, नुकसानात करें, ताकि हमें मौका मिले कि हमने मारा इस बुनियाद पर। अब पे लोड पे कहाँ डाला कि एक ज़माने में जो ये मस्जिद है अहमदपुर शर्किया की, कि ये वो इस्तेमाल करते थे, जो एक ज़माने में अगवा करके ले गए थे जी, जो जैश मोहम्मद वाले। अब वो बात गई है, वो उसको गिरफ्तार है, कहाँ है वहाँ पर, क्योंकि उसने परवेज़ बशर के खिलाफ 2 बगावतें की हैं उनको मारने की, तो वो वहाँ रह रहा है, वहाँ तो नहीं रह रहा, वो तो मस्जिद है एक बस। फिर वो मुरीद के पहुँच गए, मुरीद के में अब क्या रखा वहाँ पर, मुरीद को कब से खाली हो गया। वहाँ पर मस्जिद है, वहाँ भी मस्जिद को शहीद किया, यहाँ भी मस्जिद को शहीद किया। वो चले गए अब मुजफ्फराबाद में, वहाँ पर एक मस्जिद होगी किसी ज़माने में, वो स्टेजिंग एरिया होगा, यहाँ से जाते होंगे, तो उसको भी शहीद कर दिया। तो फिर कोटली में कर दिया। तो भाई इंतहाई नाक़िस इन्फॉर्मेशन है। और ऐलान हो रहा है कि हमने मोदी साहब ऐलान करें 1000 हमने दहशतगर्द कैंपों को में मार दिया। नालायक आदमी, कोई भी जो वही मारों को मारा है। नतीजा क्या हुआ कि पहला जो आपने हमला किया उसमें पहला राफेल गिरा जो बठिंडा में गिरा जाता, जिसका मलबा उठाया जा रहा नज़र आ रहा है कि ये राफेल है। दूसरा हमने तैयारा गिराया अखनौर में। तीसरा गिराया हमने श्रीनगर में, वहाँ पर ये लोग वैसे बैठे हुए थे, वहाँ पर बम मार दिया, वो चला उड़ गया। तो उसकी जो डिब्रीज थी वो फैली हुई थी सब जगह पर, ये सब अखबार थे, उस पर रिपोर्ट कर दिया था। अब अगर अब इसकी तबाही जो है इतनी ख़तरनाक थी राफेल की कि ये मगरिब का फ़ख्र था, ये नेटो का फ़ख्र था जी। और ये अभी तक कहीं पर शिकस्त नहीं खाया। अभी 36 उन्होंने दिए हैं, 26 उन्होंने दिए हैं, और 42 का ऑर्डर दे रखा है इंडोनेशिया ने, $8.1 बिलियन का। अब वो रिव्यू करेंगे। इंडिया ने मज़ीद 26 मांग लिए हैं, 63 करोड़ रुपए के। अभी इनका अप्रैल में ही एग्रीमेंट एक हुआ है, इसी वही में। 63,000 करोड़ जी रुपए का 26 राफेल का जी, 26 राफेल का। अब मसला ये है कि हमने इनको जो मार मारी है वो एक तो आप सुन लीजिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि हमारे जो है हिट कर दिया, हमारे नूर खान बेस पे हिट कर दिया, हमारे जो मियाँ वाली के एयरपोर्ट पे हिट कर दिया, पेशावर के उस पर हिट कर दिया, सबको मार गिराया हमने, इल्ला वन जगह पर जो कि हमारा बुलारी है, जो कोटली के करीब है। बुलारी एक बहुत पुराना एयरबेस है, ये गोरों के ज़माने का, 1945 का ज़माने का एयरबेस है। पट्टी थी ये पहले, अब ये एयरबेस बन गया। अब इसमें
जब वो सायरन बजा आने का तो इन्होंने 4 मिसाइल आए थे, 3 को इन्होंने रोक लिया। एक को बचाने, उस तैयारे को बचाने के लिए हमारे 5 आदमी निकले, जिसमें से स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब थे, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब साहब थे, सीनियर टेक्नीशियन नजीब साहब थे, कोरल कारपूल टेक्नीशियन फारूक साहब थे, और सीनियर जो टेक्नीशियन थे वो मुबशिर साहब थे। ये पांचों के पांचों शहीद हो गए। जो कुछ हुआ वो हम दिखाते हैं, और इनके जो मीडिया पे झूठ चल रहा था, ये हो गया कराची को तबाह कर दिया, ये हम दिखाते हैं अपने रिपोर्ट में, फिर ब्रेक पे जाएंगे इसके साथ ही। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा, आप कह रहे थे आपके असरात बताते हैं। देखिए, आप असरात के पहले ये बता दें, हमने और काम किया। ये जब पिटाई शुरू कर दी हमने जी, तो 12 बजे तक इनका हमने सफाया कर दिया था। साथ में एक दिन पहले हमने एक्शन कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुला दी जी। दैट इज मीन हम न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इन्होंने ये भी दावे करने शुरू कर दिए थे कि हमने न्यूक्लियर साइट पर इनको हिट कर दिया है, फलाना एक जगह है किराना, उसमें कि हिल जो है किराना हिल पर जो है हमने वहाँ पर भेज दिए हैं। तो वो उसमें उसने कहा जी मुझे नहीं मालूम कौन सी जगह है, जो उनका भट्ट साहब जो उनके भारतीय साहब हैं जी, एयर मार्शल। अब क्या हुआ है जैन साहब कि जब ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई तो सारी दुनिया दहल के रह गई कि अब ये पाकिस्तान बहुत आगे चला जा रहा है। पहले तो मार पकाई, रशियन टेक्नोलॉजी फेल हुई, इजरायली टेक्नोलॉजी फेल हुई, फ्रांसीसी फेल हुई। अब अमेरिका की बारी थी, वो उसने कहा भाई जान छुड़ाओ। तो ये बात हो गई। ये ड्रोन हमले जो थे वो जासूसी के लिए भेजे गए थे। एक बात ये भी कर दूं मैं आपको क्लियर, ताकि वो हम लोकेशन का पता कर लें। हमने सारे राडार बंद कर दिए, तो कहाँ से उनको लोकेशन, वो मैपिंग नहीं हो सकी कि हमारे पास कहाँ। ये हमारे अंदर तक कैसे कराची तक आ गए? भाई ड्रोन को आने दिया, वो करीब से भेज दिया उन्होंने, राजस्थान से भेज दिया, सब चीज़ें करीब लगी हुई आपके, अहमदाबाद से भेज दिया जी। तो भाई वो तो 1000 किलोमीटर सफ़र कर सकते हैं ऐसे ऐसे ड्रोन है। तो वो कोई ऐसी बर्बाद नहीं हुई, वो आपने आने दिया और फिर गिरा दिया। अब सवाल ये है कि हमने राडार बंद कर दिए और उनका जो डाटा, वो डाटा हमारे उड़ाने आए थे वो हमने उन्हें नहीं दिया, उन्हें गिरा दिया। ये तो हम अभी यहाँ रोक लेते हैं। मसला ये भी आ गया कि इस तरह इसराइल ने हमसे डायरेक्ट पंगा ले लिया, क्योंकि ये इसराइली ड्रोन थे, इसराइली ने हम डायरेक्ट पंगा ले लिया। अब हमने जब एक ख़बर लीक कर दी वहाँ पर कि अब हम इसराइल से हम क्या करें, जब इसराइल हमसे डायरेक्ट हम पर आ रहा है तो अब इसराइल का हम क्या करें। ख़तरा ये पैदा हो गया था कि पाकिस्तान इसराइल पर हमला कर दे। एक बात ख़तरनाक बात जो बताऊँ। अब क्या हुआ है कि भारत ने सर घुटने टेक दिए, रिक्वेस्ट की है, यूएई से की है, ईरान से की है, सऊदी अरब से की है, अमेरिका से की है। आखिरकार सब ने मिलकर ये कहा कि जब ये हार रहा है और ये बिल्कुल सरेंडर होने जा रहा है और इसका तबाह बर्बाद कर दिया, सारे अड्डे इनके तबाह बर्बाद कर दिए हैं, अब क्या करें। लास्ट चांस है न्यूक्लियर पर जाएँ, ये जाएँ वो हम जाएँ। भारत ने मुकम्मल तौर पर घुटने टेके हैं। अब ट्रम्प ये मसालत क्या, हमारे साथ क्रिकेट मैच भी खेलने को तैयार नहीं थे, हमसे अब बात करने को तैयार नहीं थे, हमसे मसालत करने को तैयार नहीं थे। अब ट्रम्प की मसालत कबूल कर लिए। अब बताइए सरेंडर का भी कोई आलम होता है। अच्छा जी, अब इससे क्या हुआ, कश्मीर का मसला उजागर हो, पाकिस्तान ने शर्त रख दी, कश्मीर का मसला बात होगी जी। अब इंडिया ने न्यू दिल्ली में तकरीर में ये कहा कि साहब बात तो कश्मीर पे होगी लेकिन पीओके पे होगी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। भाई हमारा दिमाग ख़राब हुआ है कि पीओके पे तुम्हें कराएं और तुम्हारी कश्मीर पर न करें, हम तो उस पर शर्त पे तुम्हें छोड़ा है। तो अब उसने इस तरह से तस्लीम कर लिया है कि आप मैं, लेकिन वो अपने पब्लिक कंजम्पशन के लिए। अब मसला ये हुआ कि इसके सारे राफेल के जो है वो गिर गए, जो शेयर थे, मार्केट डाउन हो गई इसकी एकदम से 20 से 30% चली गई है। फ्रांसीसी नाराज़ हैं, फ्रांसीसी बहुत से नाराज़ हो गए जी। चीनी मार्केट अरूज पे पहुंच गई है साहब, पता नहीं कोई क्लेम करा 40% चढ़ गई है, कोई कहता है किस पहले दिन 18% आया था, पहले 18%, अब तो और बढ़ गई ना, रोज़ बढ़ी जा रही है। अब पाकिस्तान दुनिया भर में जो इरेलीवेंट था, कोई आदमी, लोग कहते थे कि पाकिस्तान कोई पूछता नहीं, अब सब पूछ रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में अहम मुल्क बन गया, इसकी लड़ाका फ़ौज का सिक्का जम गया, इसकी एयरफोर्स जो है दुनिया में मानी जाने लग गई जी। अमेरिका को अब इंडिया बेचने का एक और मौका मिलेगा, लेकिन एक इंडिया
ये करेगा कि एक और हमला करेगा, जो 16 जून से 16 मई है आज। 16 मई से 7 जून तक कोई ना कोई बड़ा हमला, कोई हमला करेगा, इस पर पिटाई होगी इसकी। फिर इसके बाद अमेरिका इससे पैसे खींचेगा, जैसे कि अब सऊदी अरब पैसे दे रहा है, J-35C। वहाँ पुराने दे देगा, जी तो चलेंगे भी नहीं। और इंडिया से अपना माल बेचकर अपने पैसे कमाएगा। ये तो ये हो गया। पाकिस्तान ने, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बात ये हो गई। अब ये जो, मैं उसका नाम मैं भूल गया, नहीं नाम नहीं लिया, ड्रोन जो था, हेरोप नाम इसका जी ड्रोन है, इजराइली। बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वो भी मार खा गया और टेक्नोलॉजी जो है बाहर गई। अब हमें क्या करना चाहिए इस मामले को? अगर हम कंट्रोल करें तो हम ये जानते हैं कि कश्मीर का खित्ता जो है ये बड़ा गर्म होगा, और जैसे मैंने कहा कि 18 मई से लेकर 2007 तक का कोई बड़ी जंग हो सकती है। अब ये तो बस सबको मालूम है कि हालत जंग में हमें रहना चाहिए जी, हर वक्त हालत तैयारी में रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को कि दिमाग ठिकाने लगाने के लिए कुछ ना कुछ हमें और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने जितना कुछ किया है उससे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर आप चीन की बात करें, उन्होंने तो शुरू कर दिया कुछ। चीन ने ये बात मैंने भी उसमें अपने कई प्रोग्रामों में कही है जी कि अगर आपने हमसे ड्राइंग की तो वो तो अरुणाचल प्रदेश ले लेंगे। उन्होंने ऑलमोस्ट ऐलान कर दिया लेने का। जी। अब उन्होंने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम उन्होंने ज़ांगनान रख दिया जी। और चीन के मुताबिक नॉर्थ साइड पर भारत के साथ मुल्क सरहद के 3 रीजन हैं, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और सिक्किम सेक्टर। ज़ंगजांग ईस्टर्न सेक्टर वाक़ई जो चीन का हिस्सा है। ज़ंगजांग पर भारतीय दावा गलत है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश का नाम 1987 में दिया था। इस तरह से खत्ते के दीगर इलाकों का मसला भी उठेगा, जिसमें तवांग भी है, जो इस खत्ते का नहायत खूबसूरत इलाका है, जो बुद्धिस्ट मुक़द्दस खानका है। सतह सितंबर तकरीबन 10,000 फीट बुलंद है। इस सदर इलाके में जंग का माहौल गर्म हो सकता है, क्योंकि चीन इसे अपना इलाका समझता है। जी। जबकि भारत इसे तिब्बत से अलग करके 1951 में अपना इलाका बना रखा है। 2172 स्क्वायर किलोमीटर रकबे में तकरीबन 50,000 की आबादी है। भारत के शहर तेजपुर का एयरपोर्ट ज़ंगजांग से 317 किलोमीटर के फासले पर है। चीन का डोनयू पोलो एयरपोर्ट ज़ांगनान के कैपिटल इतानागार में है। चीन ने इस खत्ते के 27 इलाकों को चीनी नाम दे दिए हैं। इनमें 15 पहाड़ी चोटियाँ, 5 राइश इलाके, 2 दरिया और 1 झील है। लद्दाख के मुतनाज़ा इलाके से चीन और भारत के अफवाज का निकला 31 अक्टूबर 2024 को हुआ था। 2020 में दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम से तकरीबन 20 भारतीय फौजी हलाक, जबकि 4 चीनी फौजी भी मारे गए थे। अब ये तो एक रिपोर्ट है जो कि हमने आपको सुना दी थी। और अरुणाचल से भी वो आगे बढ़ेंगे, सिक्किम को भी कब्जे में करेंगे और सिलीगुड़ी पे भी कब्जा करेंगे। तो अभी तो अब तमाशा तो शुरू हुआ ना, तो उनको भी मौका है अभी कि अभी जो भी काम करना है अभी कर लें। साहब ये बात नहीं है। अब ये बात इनसे गलती ये हो गई कि पाकिस्तान से हमने इनको बार बार कहा कि हमसे मत लड़ो, तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। क्योंकि आप, ये खेल ऐसा है कि अगर आपने एक जगह को छेड़ा तो वो सारा, कोई खेल होता है ना जिसमें बहुत सारे ब्लॉक लगे होते हैं जी, एक को निकालें, ब्लॉक को छेड़ करते तो सारे ब्लॉक गिरते चले जाते हैं। तो ये खेल, उसमें क्यों आप फंसे रहो भाई? आप इतनी मुतनाज़ा, यानी आपके पास कंट्रडिक्शंस हैं, 2000 के करीब कंट्रडिक्शन है। कौन आपके साथ रहेगा? फिर वो बांग्लादेश का भी आ रहा है चिकन नेक जो है इनकी। नहीं, चिकन नेक तो सिलीगुड़ी नेक कहते हैं ना, चिकन नेक जो है तो वो भी कब्जा कर लेंगे जी। तो ये 3 मास खोल लेंगे मोदी साहब अगर, तो उनको समझ होनी चाहिए। मोदी को शौक है, वो समझ आता कि ये आसान काम है। वो हमें तो कुछ समझते ही नहीं थे, अभी समझ गया ना, अभी समझ आई है जब ठुकाई हुई। अभी तो ठुकाई की इब्तिदा है, इब्तिदा इश्क है। अभी आगे देखिए होता है क्या जी। मेरे साहब फिर ब्रेक लेकर जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है अरब अमारात और सऊदी अरब और कतर है, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए अरब मुल्कों के दौरे पे जी, और माशाल्लाह खूब डॉलर की बारिश हुई इनके ऊपर। जैन साहब, ये बात मेरे लिए अहम नहीं है जी। मेरे लिए अहम यह है कि ये जो 70-80 साल का जो इत्तेहाद था,
बिटवीन दी यहूदीज एंड ईसाई जी। वो ख़त्म होने जा रहा है। अच्छा, उसका कैसे लिंक होगा इससे? लिंक ये होगा कि उनको पैसों की ज़रूरत थी जो कि यहूदी देते थे, जी। अब अरब दे रहे हैं। अच्छा, वहाँ से मायूसी हो गई तो अब यहाँ। न मायूसी हुई। पहली बात तो ये हुई कि डोनाल्ड ट्रम्प ने को यहूदी ने वोट नहीं दिए। जी। नेतन्याहू ने उसके साथ में जो सलूक किया पहले इलेक्शन में वो भूला नहीं, ट्रम्प नहीं सियासतदान बोले। है, ट्रम्प जी। नहीं भूला। अब बहस ये है कि वो क्या करे। ट्रम्प जो खेल खेल रहा है वो बहुत डीप खेल खेल रहा है, और अरब उनका साथ दे रहे हैं, जी। लड़की वजह दे रहे हैं, मोहब्बत से दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जी। असला खरीद रहे हैं उनसे, उनको जो हुक्म दे रहा है उसकी तामील कर रहे हैं। जी। 600 अरब डॉलर का माहिदा हुआ और 142 बिलियन डॉलर का दिफाई माहिदा हुआ है। तो वो करीब करीब 1 ट्रिलियन डॉलर का उसने बात की है कि 1 ट्रिलियन डॉलर जो है, आप 1000 अरब डॉलर जो है वो आप हमारे कर ले, तो वो कर लेगा। एक सिर्फ सऊदी अरब। जब इसने ये कहा था, जब ये बना था, जीत गया था, तो इसने मोहम्मद बिन सलमान ने फ़ोन किया था और कहा था कि हम 600 बिलियन डॉलर का आपके यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे। ऐसे का नहीं 1 ट्रिलियन डॉलर करो। तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो। जी। अब क्या ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1 दर्जन जायद अमरीकी कंपनी सऊदी को दिफाई आलात देंगी। सऊदी एयरफोर्स को जदीद और खलाई सलाहियत में इजाफे के लिए जदीद आलात दिए जाएंगे। सऊदी अरब को जदीद एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। अब एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास क्या है, वो 2-4 हैं। हम तो कहते हैं, हमारा दावा ये है कि चीन के पास ज़्यादा अच्छे हैं। खैर, आप वो ले लें। सऊदी मेरी टाइम, लेकिन ये नुकसान, ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है 1 अरब 1 ट्रिलियन डॉलर का। अगर ये तार टूट जाए ईसाइयों का और यहूदियों का, तो कम से कम हमारे गजा के भाइयों को तो फ़ायदा हो जाएगा। जी। जुल्म सितम ये अल्लाह खुद ही बंदोबस्त कर रहा है, लेकिन मान लें ये तरीका ये नहीं होता है कि भाई जंगी करते जाओ, फिर अल्लाह रास्ता निकालता है। तो सऊदी मेरे टाइम और कोस्टल सिक्योरिटी की मॉडर्नाइजेशन होगी। अब सऊदी अरब का कोस्ट इतना बड़ा है जैन साहब कि वो उनके पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है उसका। यानी हमारा तो छोटा सा कोस्टल बेस है, हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। अभी हमारे पास जो बहुत सारे 10-12 जहाज़ आए हैं, तो हम कम से कम सिक्योरिटी कर सकते हैं। वो हमारे पास ओरियन तैयारे हैं, हमारे पास ओरियन बेस, ओरियन टेक्नोलॉजी के हमारे पास यानी बहरी जहाज़ हैं, जो अगर कराची में हो या गवादर में हो या जीवानी में हो, पूरी जगह को देख सकते हैं। जी। हमारी पूरी जो यानी जो समंदरी साहिल है, वहाँ क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अमेरिका ने जिस वक्त हम इनसे लड़ाई हुई थी, तो वो उन्होंने हमारे इमरान बेस पे हमला किया था, तो ओरियन को तबाह करना चाहते थे। जी। तो एक को तबाह किया, बाकी बच गए, तो फिर हमने उसको अपने बना लिए। अच्छा जी, अब इसके अलावा वो लैंड फोर्स और हार्डवेयर सिक्योरिटी फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए हरबी आलात लेंगे। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अपग्रेड करने के लिए टेक्निकल आलात और तरबियत दी जाएगी। सऊदी अरब अमेरिका में 20 बिलियन डॉलर से मसनूआत ज़हानत के शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब अमेरिका से 4 अरब 80 करोड़ डॉलर की 8 बोइंग 737 तैयार खरीदेगा। सऊदी अरब से 600 बिलियन डॉलर के माहे में इजाफे करके उसे 1,000 अरब डॉलर तक ले जाएगा, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाएगा। और वो तो इससे भी ऊपर हैं, कतर वाले बोइंग खरीदने में। बोइंग खरीदने में है, लेकिन बोइंग उन्होंने एक बोइंग भी उनको एक दे दिया, एक गिफ्ट किया है उनको, गिफ्ट किया, लेकिन वो उनकी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया जी कि ये इस्तेमाल नहीं कर सकता ये जो ट्रम्प जो है। लेकिन ट्रम्प कहाँ मानता है? ऐसी इनके एक और सदर को वो दिया गया था, हाथी दिए गए थे 2, उन्होंने कहा नहीं भाई हम नहीं लेंगे। नहीं, ये तो बड़ा तैयार है, ज़बरदस्त है ना भैया। हाँ, वो तो उन्होंने तोहफे के तौर पे दिया, शाही तैयारा। तो अब कतर ने क्या किया है कि कतर अमेरिका 200 अरब डॉलर के 160 बोइंग तक खरीदेगा। ये सबसे बड़ी दुनिया तारीख के अंदर सबसे बड़ी जी डील है ये बोइंग की। और अमेरिका MQ-9B ड्रोन कतर को देगा। MQ-9 ये ड्रोन वाली बात पे आ जाएंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते थे कि अमेरिकी सदर के जो भी वहाँ पे खिताब उन्होंने किया, जो टॉपिक किया उन्होंने, ईरान का जिक्र किया,
उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, उन्होंने शाम का जिक्र किया। तो उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात शाम के करेंगे। सदस्य से मुलाकात हुई जी, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी सदर अरब मुल्कों के दौरे पर पहले रियाज पहुंचे। इस्तकबाल भी खूब हुआ और एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर भी गर्मजोशी रही। इस दौरे से अमरीका ने क्या हासिल किया, सऊदी अरब ने क्या पाया? अमरीकी सदर को अपने मुल्क की गिरदाव में फंसी मईशत के लिए मदद दरकार थी, जिस पर सऊदियों ने खूब दरिया दिली दिखाई और अमरीकी सदर पर डॉलर की बारिश कर दी। 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदों में 142 अरब डॉलर का दिफाई मुआहिदा भी शामिल है। सऊदी वली अहद ने मजीद सरमायाकारी करने और अमरीकी सदर की झोली में मजीद सरमाया डालने की बात करके उसे 1000 अरब डॉलर तक ले जाने का कहा। सऊदी दोस्तों की इस फयाजी पर अमरीकी सदर इतने खुश हुए कि शाम से पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया, जिस पर वली अहद ने खुश होकर खूब तालियां भी बजाईं। जब जिल्ले इलाही का जोश देखा तो सारा हाल तालियों से गूंज उठा। I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. इस ऐलान के अगले रोज उन्होंने शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा को मुलाकात का शर्फ भी बख्शा, लेकिन तुर्किया और सऊदिया की दरख्वास्त पर। अमरीकी सदर ने मजीद खुशखबरी दी कि ईरान से जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। अगर तेहरान न माना तो फिर दबाव बढ़ाएंगे और इसकी तेल की बरामदात जीरो कर देंगे। Region and the world's a safer place, but if Iran's leadership rejects this olive branch and continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive maximum pressure, drive Iranian oil exports to zero like I did before. If you know that, they were a virtually bankrupt country because of what I did. They had no money for terror, they had no money for Hamas or Hezbollah, and take all action required to stop the regime from ever having a nuclear weapon. Iran will never have a nuclear weapon. But with that said, Iran can have a much brighter future, but will never allow America and its allies to be threatened with terrorism or nuclear attack. The choice is theirs to make. We really want them to be a successful country. We want them to be a wonderful, safe, great country. But they cannot have a nuclear weapon. This is an offer that will not last forever. The time is right now for them to choose. Right now, we don't have a lot of time to wait. अमरीकी सदर ने अपने खिताब में गजा के मजलूमों को सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन इसराइली अगवाकारों का जिक्र भी किया कि इसी वजह से गजा मुश्किल में है। इसराइली यरगमाली रहा होंगे तो गजा के नसीब में भी सुनहरा मुस्तकबिल आ सकता है। तो अब मैं समझता ही हूँ कि आप जो भी करें, आप जो ये अगर आप ऐसे जायजा लें, उसने ये भी कहा, देखिए जैन साहब मैंने जो बात की उसमें आपने कहा कि अगर फ़लस्तीन इसराइल के खिलाफ कार्रवाई रोक दे, हाँ, तो सुनहरा मुस्तकबिल फ़लस्तीनियों का मुंतज़िर है, खुद फैसला खुद करें। वो कह रहे हैं हम इसराइलियों को अब यरगमाल नहीं बनाया, अब हमले नहीं करें। भाई बात ये है कि अब जो भी करें वो क्यों अपना अपना लीवर छोड़ेंगे। हाँ, उनके इलाके में बैठे हैं और वो कुछ ना करें। नेतन्याहू ने आपको यहूदी यानी हमारे दीन इस्लाम के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आपको बताना चाहते हैं कि 3000 से आज़ाद से आपकी पिटाई हो रही है। ये मुसलमान है जो आपको रिलीफ देते आए हैं। अब तुम हमें मार रहे हो तो अब तुम उसका नतीजा देख लो ना, क्या तुम्हारे साथ सलूक होता है। बिल्कुल ठीक है। तुम्हें कोई दरख्त भी छुपाने की जगह नहीं देगा। तुम वो दरख्त चुप लगा रहे हो जो एक दरख्त तुम्हें छुपाएगा, उस दरख्त में बमबारी हो जाएगी जी। तो अब वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आमद का ज़हूर का वक्त है जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का सारे रास्ते बनते जा रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग सो फास्ट। देखिए आज जो आप जो तकरीर करते हैं तो दुनिया आप फेसबुक पे कोई डालते हैं, दुनिया में हर आदमी देख रहा होता है। तो इमाम मेहदी का ये भी तो एक वो है ना, वो मौजूदा कि जब वो आएंगे तो हर ज़बान में हर आदमी अपनी ज़बान में सुन रहा होगा उनकी तकरीर जी, उनका पैगाम। तो ये बातें आप छोड़ दें, जो अभी आपके पिटने का वक्त आ गया जी। आपकी जान इसी में बेहतर है कि एक तो ये कि हमसे पंगा मत लो, इजराइल को कह रहे हैं। मेरे साहब एक आखिरी मौजू, अभी ज़रा अमेरिका और चीन के दरमियान जो मुआहदा हुआ है तिजारती, उससे कुछ थोड़ा सा आलमी सतह पे कुछ काम शुरू हुआ है, कारोबार में कुछ बेहतरी आई है। नहीं, ज़्यादा बात यह है कि अब वो तो उसमें सा नहीं है जी।
वो ये चाहता है कि मैं माल बनाऊं दुनिया में हर जगह से। जी तो चीन से उसने देख लिया, चीन बात ये है कि वो अमेरिकनों के जो काउबॉयज़ है वो यही है, अगर आप उससे डर गए तो आपको उसने डरा दिया, आप उससे अकड़ के दे दिया, मुकाबला किया और देखा कि भाई ये तगड़ा है, इसके बाद भी वही पिस्तौल जो मेरे पास है पता नहीं मेरे को लग जाए, जी तो फिर वो मायदे पे आ जाता। जी तो वो कोशिश अब जो उन्होंने की है वो यही की है कि उन्होंने जो अपना जो टैरिफ 145 पर था वो घटा दिया है, 25% कर दिया। चाइना ने 10% कर दिया। तो कोई बात नहीं, अब सीधा हो गया, जी हो गया ना सीधा। ट्रम्प ने कोशिश की पहले कि सबको ज़रा एग्रेसिव मूड दिखाएं, जब लोगों की तरफ से रिटेलिएट आया, अच्छा हुआ है, तो फिर इन्होंने बैकफुट पे आए हमने हैं। तो कुछ किया नहीं ना, वही तो क्या करो। हाँ, हमारी इतनी बड़ी कोई ज़्यादा लंबी नहीं, तिजारत भी नहीं है। ये बहस नहीं थी कि आया नहीं आया, हाँ, हमें ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो मैक्सिको, कनाडा, इन लोगों ने तो दिया ना, रिप्लाई उन्होंने दिया बहुत इनको। वक्त दिया। हाँ, चीन ने दिया, हाँ। तो फिर इनको फिर पीछे हटना पड़ा। तो बहरहाल बेहतर ही हुआ है। नहीं, हम तो इतने खुश हैं, हम जी। तो ये बात नहीं करेंगे, आप मायदा नहीं करें, आप जी। क्यों राय कर रहे हैं भैया। बिल्कुल ठीक है, फिर सब वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।